हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि बेल कितने प्रकार की होती है, अर्थात जमानत कितने प्रकार की होती है और किस धारा में कब कौन सी जमानत कहां फाइल की जाती है। ये जानना हमारे नए अधिवक्ता बंधुओं के लिए भी ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो कि प्रताड़ित हैं किसी मामले में जेल में है, किसी मामले में आरोप सिद्ध हो गया है वो भी जेल में है, या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक घटना में एफआईआर दर्ज हो गया है। तो ऐसे लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि भाई हमको कब एंटीसिपेटिक बेल लेनी चाहिए, कब हमें रेगुलर बेल मिलेगी, कब हमें डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगी और इन बेल्स का क्या मतलब होता है। इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बारे में जिसमें बेल के बारे में बहुत ही खास टिप्पणी की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बेल का जो प्रोविज़न है हमारे सीआरपीसी में कब और कहाँ है। जो बेल का प्रोविज़न है धारा 437 सीआरपीसी में ये प्रोविज़न है कि जब आपकी बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट में लगेगी या आप जब मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल लेते हैं तो जो बेल फाइल की जाती है, अर्थात मजिस्ट्रेट कोर्ट वाली जो बेल फाइल होती है या जो बेल अप्लाई होती है वो धारा 437 सीआरपीसी में। अब अगर बात कर लेते हैं कि रेगुलर बेल की ही बात कर रहे हैं, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट की हो, चाहे हाई कोर्ट की हो, चाहे सेशन कोर्ट की हो। अब जैसे रेगुलर बेल ही मान लिया जाए सेशन और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो वो क्या प्रोविज़न है उसका, तो 439 सीआरपीसी में रेगुलर बेल मिलती है आपको और फाइल होती है। और कि कहाँ से मिलती है, हाई कोर्ट से या फिर सेशन कोर्ट से। ये रही आपकी रेगुलर बेल की बात। नंबर 2 पे बात करें, और नंबर 2 इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में लोग बहुत ही कम समझ पाते हैं। जैसे कि जूनियर लॉयर्स जो भी हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि भाई डिफ़ॉल्ट बेल कब फाइल की जाए, इसका क्या नियम कानून है। तो आपको डिफ़ॉल्ट के बेल के बारे में बताते हैं। तो डिफ़ॉल्ट बेल आप पढ़िए 167 सीआरपीसी। अगर वो विवेचना से रिलेटेड होती है, डिफ़ॉल्ट बेल जब भी आपको मिलती है तो वो आपके विवेचना पे निर्भर इसलिए करती है कि अगर जिस भी केस में जिस भी धारा में सजा 10 साल से अधिक है तो आपको ये यहाँ से ये भी पता चलेगा कि कब चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। ये एक अच्छा प्रश्न है कि चार्जशीट किन मुकदमों में कब फाइल होनी चाहिए, इसके बारे में भी आप इसी में जान लेंगे। तो धारा 167 सीआरपीसी में प्रोविज़न है कि अगर 10 साल से अधिक सजा है तो ऐसे मामलों में 90 दिन के भीतर या 90 दिन में चार्जशीट अर्थात चालान पेश हो जानी चाहिए। कहाँ पे, कोर्ट में दाखिल हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, जैसा कि आप अक्सर देखते होंगे कि 90 दिन का ये जो समय सीमा निर्धारित किया गया है कानून में, 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं होती है। जब 90 दिन में चार्जशीट नहीं फाइल होती है वहाँ पे जब आप बेल फाइल करते हैं और आपको बेल दी जाती है तो उसी को कहा जाता है डिफ़ॉल्ट बेल। तीसरी की बात करें अगर हम, एंटीसिपेटिक बेल। अब एक चीज़ और, अब सवाल यहाँ कुछ लोगों का ये भी होता है कि मान लीजिए सजा 10 साल से कम की हो तब, तो इस प्रश्न का भी आप जवाब यहीं साथ ही साथ लेते चलें कि अगर 10 साल से कम की सजा है, मान लिया जाए आपके ऊपर कोई ऐसा अपराध है, कोई ऐसी धारा में एफआईआर दर्ज है जिसमें 10 साल से कम की सजा है, तो ऐसी धाराओं में जब आप बेल फाइल करेंगे और तो इसका नियम तो ये है कि चार्जशीट अगर 10 साल से कम की सजा है तो चार्जशीट 60 दिन के भीतर आप फाइल कर दें। जबकि देखें कि भले 7 साल या 10 साल से कम की सजा है तो भी चार्जशीट 60 दिन में कभी भी नहीं फाइल होती है। 4 महीना 5 महीना बीत जाता है तो भी अगर आपको बेल मिलेगी तो उसे भी डिफ़ॉल्ट बेल की श्रेणी में ही कहा जाएगा, रखा जाएगा। अब बात करते हैं एंटीसिपेटिक बेल। इस पर भी बहुत प्रश्न उठते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा कि जो बचा हो कि भैया ये पूछ लेना चाहिए। एंटीसिपेटिक बेल अर्थात अग्रिम जमानत।
अग्रिम जमानत का जो फंडा होता है वो ये कि आपको बिना जेल जाए आपको बेल मिल जाती है, उसी को कहा जाता है एंटीसिपेटिक बेल अर्थात अग्रिम जमानत, जो कि धारा 438 सीआरपीसी में प्रोविजन है। अब एंटीसिपेटिक बेल, जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाए तत्काल आपको एंटीसिपेटिक बेल में जाना पड़ता है। और एंटीसिपेटिक बेल कहाँ फाइल की जाए ये भी आप समझें। एंटीसिपेटिक बेल आप सेशन कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। सेशन कोर्ट अलाउ करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेशन कोर्ट अलाउ नहीं करता है तो वही रिजेक्शन का ऑर्डर प्लस एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी लगाते हुए आप सीधे हाई कोर्ट मूव कर जाएं। हाई कोर्ट अलाउ करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, वो आपके ग्राउंड्स पे है। और बेल जो एंटीसिपेटिक बेल अमूमन अलाउ होती है उसमें विशेष ग्राउंड्स क्या देखे जाते हैं कि अगर आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है तो अलाउ हो जाएगी, आपका ये पहला अपराध है या आपने किया या नहीं वो तो ट्रायल फेस करेंगे, वहाँ पे निर्भर करेगा, वहाँ पे डिसाइड होगा। दूसरी बात, आपकी हेल्थ और एफआईआर में आपका रोल क्या है, इस पर निर्भर करती है कि एंटीसिपेटिक बेल आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। खैर वो प्रत्येक मामले में अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए एंटीसिपेटिक बेल का ऑर्डर होता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा किसी अन्य वीडियो में किया जाएगा। या कोई अगर आपका शेष सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका जवाब हम आपको बता देंगे, दे देंगे। अब बात करते हैं जो चौथी बेल है, इंटरिम बेल अर्थात अंतरिम बेल, अंतरिम जमानत। ये अक्सर आपने ये देखा होगा 498A के जैसे मामलों में, जैसे दहेज का मामला होता है, प्रताड़ना का मामला होता है, 3/4 DP एक्ट का मामला होता है, और साथ ही साथ 498A, 323, 504, 506, 406 IPC का मामला होता है। ऐसे मामलों में अंतरिम बेल दे दी जाती है किसको? पति को। बाकी सभी को तो रेगुलर बेल मिल जाती है मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही। पति की जो बेल मिलती है वो अंतरिम पे उसको रिहा किया जाता है मीडिएशन फेस करने के लिए। तो कहने का ये मतलब, और एक चीज, अंतरिम बेल का प्रोविजन सीआरपीसी के कहीं भी भाग में किसी भी धारा में नहीं है। तो ये 4 टाइप्स की बेल होती हैं और इन्हीं 4 टाइप्स में आपकी बेल फाइल होती है, चाहे वो एंटीसिपेटिक बेल हो, चाहे रेगुलर बेल हो, चाहे अंतरिम बेल हो, कुछ भी हो, चाहे फिर वो डिफॉल्ट बेल हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह लेक्चर, आज का यह वीडियो बेल से संबंधित अर्थात जमानत से संबंधित आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।